नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसपी क्लास पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल यानी कि 30 जून को नई आउटसोर्सिंग पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। आइए जान लेते हैं क्या कुछ है इसमें बताया गया है, नई क्या चीज़ ऐड की गई है, पुराना क्या है। तो पहले तो मैं आप लोगों को यही क्लियर कर दूं, ये जो लेटर है काफ़ी लंबा है, 16 पेज का लगभग है। तो एक साथ इस पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी बन जाएगी। अगर हर चीज़ पर, हर पॉइंट पर अगर अच्छे से बात करें तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, जिसको साथी देखना पसंद नहीं करेंगे। तो हम 3 या 4 वीडियो मैक्सिमम बनाएंगे, जो 10 से 15 मिनट की एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो 3-4 पार्ट बनाकर इसको समझाने की कोशिश करेंगे। जो पुरानी बातें हैं, जो 90% तो इसमें पुराने पॉइंट ही डाले गए हैं, उन पर हम लगातार बात करते रहे हैं, बताते रहे आप लोगों को। सेम टू सेम इसमें सारे के सारे हैं। ठीक है, तो उनको तो थोड़ा जल्दी बताएंगे, जो मेन पॉइंट नए आए हैं उनको थोड़ा डीपली आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, इसमें इस पैराग्राफ में यहाँ पर दो चीज क्लियर की गई है। 28/9/2021 को एक लेटर जारी किया गया था, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उस लेटर के तहत दोस्तों नई भर्तियां रोक दी गई थी, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 की। ठीक है, ये लेटर हमने आप लोगों को दिखाया था, आप लोगों को पता भी है, नई भर्तियां बंद कर दी गई थी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 की। ठीक है, डायरेक्ट जो डिपार्टमेंट लगा लेते थे, डिपार्टमेंटों को रोका गया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहां पर बताया गया है, ये जो नई पॉलिसी आई है ये कब से लागू होगी? ये लागू होगी 1/4/2022 से। पॉलिसी 2022 ये जो बनी है, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर 1 अप्रैल 2022 से ये पॉलिसी नई लागू होगी, ये चीज इसमें बताया हुआ है। ठीक है, बाकी इसमें इस पेज पर तो एक्स्ट्रा कोई बात ऐसी नहीं है जो बताने की है। इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर बताया गया है इस पॉलिसी को जाना जाएगा डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022। सिंपल है। इसके बाद यहां पर बताया गया है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? पॉलिसी का उद्देश्य यहां पर इन्होंने इस पैराग्राफ में बताया है कि स्पोर्टिंग टाइप की, जो स्पोर्टिंग नेचर यानी कि सहायक, एक तरह से मान लीजिए ऐसी पोस्ट होती हैं बहुत सारे डिपार्टमेंटों में, ऐसा बर्डन होता है, उस बर्डन को कम करने के लिए पोस्ट जो है कर्मचारी लगाए जाते हैं उन पोस्टों पर, यानी कि वहां पर पोस्ट तो नहीं होती, उस पोस्ट के सहायक, यानी कि कोई पोस्ट है वहां पर, उसके सहायक कर्मचारी एक तरह से लगाए जाते हैं, ताकि हम अच्छे से अपनी सर्विस को डिलीवर कर सकें, यानी कि वो डिपार्टमेंट अपनी सर्विस को, जनता को अच्छी सर्विस दे सके। यहाँ पर ये बात क्लियर की गई है। इसमें स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, वो सारे के सारे कर्मचारी इसमें रखे जाते हैं। इसके बाद वो इस पॉलिसी के तहत दोस्तों वही कर्मचारी रखे जाएंगे जो लेवल 3 तक आते हैं। ठीक है, लेवल 1 से 3 बनाया गया है। ठीक है, उस लेवल 1 से 3 में ही कर्मचारी आना चाहिए, वरना अगर उससे ऊपर का कोई कर्मचारी है, प्रशासनिक स्तर का, ज़्यादा बड़ी पोस्ट का, तो इसमें वो नहीं रखा जाएगा। यहाँ पर ये बात क्लियर की गई है। इसके बाद यहाँ पर भी एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी यहाँ पर बताया गया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, लेवल 1 और 3 के कर्मचारी ही इसमें रखे जाएंगे जो इसके अंदर कवर होते हैं। कि इसके अंदर कौन कौन से कर्मचारी जिन पर यह लागू नहीं होगी। तो इन पॉइंटों में समझने की बात है कि कहां कहां पर ये पॉलिसी लागू नहीं होगी, ये बात बताया गया है। देखिए, इस पैराग्राफ में बताया गया है, मान लीजिए अगर कोई डिपार्टमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों न तो उसने ये बताया भाई उसमें कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, किस लेवल पर काम कर रहे हैं, यानी कि उसने कोई जानकारी नहीं दी है। ठीक है, तो वहां पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। ठीक है, अगर वो बताता है, पूरी जानकारी निगम को देता है यहाँ पर कि हमने इतने कर्मचारी रखे हैं, इस लेवल के हैं, 1 2 3 में इतने कर्मचारी आते हैं, डीप डिटेल देता है उसको, भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने दिन तक मैं इनको सैलरी दे सकता हूँ, ये सुविधाएं दे सकता हूँ, तो ही लागू होंगी, वरना ऐसे कॉन्ट्रैक्टर पर वो लागू नहीं होंगी जो जानकारी ही नहीं प्रोवाइड करवाता है। ये मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दूसरे पॉइंट में बात क्लियर की गई है। यहाँ पर देख लीजिए, इसके तहत दोस्तों लेवल 3 तक, ठीक है, स्किल्ड, हाई स्किल्ड, इस तरह के जो है कर्मचारी, यहाँ पर देखिए, अगर इससे कोई ऊपर के कर्मचारी लेवल 3 से, ठीक है, अबाउ लेवल 3, ठीक है, तो उन पर ये पॉलिसी लागू नहीं होगी। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, अबाउ लेवल 3 से ऊपर ये पॉलिसी नहीं जाएगी, चाहे वो स्किल्ड है, हाई स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, कोई भी कर्मचारी है जॉब रोल के। ठीक है, इसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट में बताया गया है, द कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन इन डिप्लॉय बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग द प्रोजेक्ट स्कीम अंडर प्रोजेक्ट गाइडलाइन NHM HRDA, यानी कि NHM की गाइडलाइन और HRDA के तहत कोई भी अगर कर्मचारी लगा हुआ है तो उसके ऊपर भी ये पॉलिसी लागू नहीं होगी। इसके बाद हार्ट्रोन के बहुत सारे साथी पूछते रहते हैं, हार्ट्रोन के बारे में भी क्लियर किया गया है यहाँ पर, द पर्सन डिप्लॉयड थ्रू हार्ट्रोन अगेंस्ट द सेक्शन पोस्ट, अगर एक सेक्शन पोस्ट पर लगा हुआ है, सेक्शन पोस्ट का मतलब है यहाँ पर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2। अगले पॉइंट में ये बात क्लियर की ही गई है। यहाँ पर देख लीजिए, द पर्सन एंगेज्ड
अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2, यानी कि पार्ट 2 पर यह पॉलिसी लागू नहीं होती। यहाँ पर यह बात इसमें बताई गई है, कोई भी कर्मचारी पार्ट 2 का है। तो यहाँ पर आर्ट्रोन का भी समझ में आ गया होगा। फिर अगर सैंक्शन पोस्ट पर लगा हुआ है तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 का ही हुआ, तो वहां पर उस पर लागू नहीं होगा, चाहे वो हार्ट्रोन ने लगा रखा है चाहे किसी डिपार्टमेंट ने लगा रखा है। लेकिन अगर हार्ट्रोन ने पॉलिसी 1 के तहत कोई कर्मचारी लगा रखा है तो उस पर लागू होगा। ये बात ध्यान रखना। हार्ट्रोन वाले भी बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के कर्मचारी होते हैं अलग अलग पोस्ट पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पार्ट जो है पॉइंट नंबर 6 में इसमें बताया गया पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर लाइक आंगनवाड़ी वर्कर, पार्ट टाइम वाटर पंप ऑपरेटर पर भी ये लागू नहीं होगा। बहुत सारे पंप ऑपरेटर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथी, तो वो भी देख लीजिए। अगर पार्ट टाइम पंप ऑपरेटर है वो इसमें नहीं आएंगे, उन पर ये लागू नहीं होगी पॉलिसी। इसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर पर भी ये लागू नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम है तो उस पर भी ये लागू नहीं होगा। उसमें कोई कर्मचारी काम कर रहा है, मान लीजिए गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है लेकिन हरियाणा में काम कर रहा है, वो सोचता है जी मुझ पर भी ये पॉलिसी लागू होगी, मेरी भी इतनी सैलरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, मुझे भी ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो इसके तहत जो चीज़ें बताई गई हैं वो उस पर लागू नहीं होंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए और क्या कुछ है इसमें। इसके बाद देख लीजिए ये है पॉइंट नंबर 8, रिटायरमेंट एम्प्लॉयज। अगर कोई भी रिटायरमेंट एम्प्लॉयज है जो हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 के तहत लगे हुए हैं, ठीक है, उन पर भी दोस्तों ये जो है पॉलिसी लागू नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे रिटायर्ड पर्सन भी काम करते रहते हैं डिपार्टमेंटों में, उनको लगा लिया जाता है। इसके बाद किस पर दूसरा है जो लागू नहीं होगी, इसमें यह बताया गया है, यहाँ पर इंटर्न्स हैं, अप्रेंटिसशिप वाले हैं, यंग प्रोफेशनल है, उन पर भी ये पॉलिसी लागू नहीं होगी। तो फिर इन पर लागू क्या होगा, ये भी बात पूछने वाली है, इन पर फिर लागू क्या होगा। अगर ये लागू नहीं होगा तो उन पर दोस्तों लागू होगा। यहाँ पर ये बात बता रखी है, फॉर दीज केसेस रिलेवेंट एग्जिस्टिंग सर्विस बाय लॉ रूल रेगुलेशन प्रोजेक्ट गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा शैल बी एप्लीकेबल। तो हरियाणा गवर्नमेंट जो समय समय पर रूल रेगुलेशन जो जारी करती रहती है इनके लिए, वो इन पर लागू होगा, ठीक है। इसके बाद इस पेज पर दोस्तों जो बता रखे वो है डेफिनेशन, भाई किस चीज़ का क्या मतलब है, इसमें चीज़ समझा रहे कि ये बात जो बातें हैं कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ। कॉन्ट्रेक्चुअल डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब है। कॉन्ट्रेक्चुअल डिप्लॉयमेंट का मतलब इन्होंने आप लोगों को समझाया है कि एक स्पेसिफिक टर्म के लिए कोई लगा हुआ है। मान लीजिए सर्टेन टर्म का मतलब यहाँ पर है भाई मान लीजिए 1 साल के लिए लगा हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम 1 साल इन्होंने बता रखा है, 1 साल से कम हो सकता है, 1 साल से ज़्यादा नहीं, तो उसको कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय माना जाएगा। मैक्सिमम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट वो रखा जाएगा। बाद में बढ़ाने के बारे में भी इसमें बता रखा है, अभी किस तरह से बढ़ाया जा सकता है वो भी आप लोगों को क्लियर करेंगे जब वो आएगा, ठीक है। इस पहले बात तो यहाँ पर ये बताई गई है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ये किसको मानते हैं, 1 साल तक का स्पेसिफिक पीरियड होगा उसका, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर ये बात बता रखी है 1 ईयर। इसके बाद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रोल, जॉब रोल दोस्तों आप लोगों को पता है लेवल 1 और 3 तक इसमें बताए हुए हैं। 1 से 3 तक जॉब रोल बांटे गए हैं, वो पहले से लेटर जारी किया गया था, वो तो आप लोग सभी जानते ही होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं साथी। इसके बाद डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर जारी किया जाएगा, उसमें टर्म एंड कंडीशन रखी जाएंगी। बहुत सारे साथी ज्वाइन भी कर चुके हैं, उनको पता है उसके उनके लेटर में क्या क्या कंडीशन होती है, किस तरह से उसको काम करना है। गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर बता रखा है ये डिपार्टमेंट का नाम ही गवर्नमेंट है, यानी कि इस डिपार्टमेंट के तहत सारा का सारा काम चल रहा है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट HRD, ठीक है, HRD मिनिस्ट्री इसको बोल देते हैं। इंडेंट कोस्ट का मतलब है यहाँ पर जो इन पर कोस्ट जो चार्ज लगेगा, जो आपकी सैलरी के ऊपर लागू चीज़ें होती हैं, जो EPF है वो अकाउंट आपका खुलेगा, ठीक है, वो कटेगा। ESI है, ठीक है, या फिर कोई मैंडेटरी कोई अदर फंड है, कोई सर्विस चार्ज है वो लागू होगा, जैसे GST वगैरह, वो इंडेंट कोस्ट इसको मानेंगे। इसके बाद इंडेंटिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन है, इंडेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों माना जाएगा आपका जो डिपार्टमेंट है जो रिक्वायरमेंट भेजता है कौशल रोजगार निगम के पास, जी मुझे इतने कर्मचारी चाहिए, ठीक है, मेरे को ये इतने से लेवल के कर्मचारी चाहिए, ये पोस्ट पर चाहिए, तो इंडेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको माना जाएगा। यानी कि आपके डिपार्टमेंट को एक तरह से ये समझ लीजिए कॉर्पोरेशन है, कोई भी बॉडी है, यूनिवर्सिटी है, उसको माना जाएगा। जॉब रोल के बारे में बात करें तो यहाँ पर ABC बांट रखी है, आप लोगों को पता ही है, ये तो पॉलिसी में बहुत पुराना लेटर इसमें जारी किया जा चुका है। टाइम टू टाइम इसमें सुधार भी किया जाएगा, अमेंडमेंट, ठीक है, वो भी इसी में आते रहेंगे अगर सुधार होता रहेगा। तो 3 लेवल बांटे गए थे ABC 1, 2, 3, और इसी तरह से यहाँ पर जॉब रोल जो बांटे गए ABC वो इसमें बता रखे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। निगम के बारे में आप लोगों को पता है, निगम बनाया गया है कोई हरियाणा सरकार के द्वारा, वो किस तरह से काम करेगा ये इसमें बता रखे हैं। निगम वेज रेट के बारे में पता है भाई, लेवल 1 से 3 तक सैलरी किस तरह से डिवाइड कर रखी है, एक्सपीरियंस के आधार पर, जिलों के आधार पर, ठीक है। पॉलिसी के बारे में ये तो पॉलिसी बता रखी है, डिप्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी 2022। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के लिए जो है नियम बनाए गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है उसके लिए भी दोस्तों नियम बनाए गए हैं, भी उसको रजिस्ट्रेशन अपना करवाना पड़ेगा, कौशल रोजगार निगम के पास अपना बताना पड़ेगा, जी मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इस तरह से इतनी तारीख तक सैलरी दूंगा, यानी कि उसको टर्म एंड कंडीशन को जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके जो प्रिंसिपल मान लीजिए यहाँ पर रूल रेगुलेशन उसके सिद्धांत एक तरह से है, कॉन्ट्रैक्टर है जो उसके लिए बनाए गए हैं, ठीक है। सर्विस यूजर एंड
यूजर, सर्विस यूजर एंड यूजर, इसमें सर्विस से रिलेटेड जो बातें इसमें बताई गई है। यहाँ पर देख ली, सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए क्या रूल रहेगा, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, सर्विस देने वाला जो होता है। इसमें ये परिभाषाएं हैं, ये तो सिंपल, इसमें कोई ऐसी बताने की बात नहीं है, ठीक है। रोल ऑफ इंडेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या रोल रहेगा, इसमें ये बात बता रखी है। इसको अगली वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो ये 10 मिनट की हो गई है, तो 2 से 3 वीडियो ही बनाएंगे, 10-10 मिनट की, ज़्यादा लंबी नहीं बनेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्द ही डालते हैं। तो इसको देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।